morning students. Today we have to talk about class 5 students. हम लोग क्लास 5 स्टूडेंट्स में चैप्टर नंबर 14 को पढ़ रहे थे और ये हमारा लास्ट सिलेबस है, मतलब रिटन टेस्ट का। जो रिटन टेस्ट में हमने जो सिलेबस दिया था आप लोगों को, आई थिंक चैप्टर 11 से 14 तक आ रहा है ना। एसएसटी में यही सिलेबस है ना आप लोग का रिटन टेस्ट का। तो चैप्टर 11 से चैप्टर 14 के बीच में जैसे कि जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे और डिफाइन रहेंगे, यही 3 चीज़ आएगा। क्योंकि लिखने वाला है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स और मैच इट ये भूल जाइए, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपका हो गया, 10-10 नंबर का जो एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होना था वो तो हो गया। अब जो एग्ज़ाम होगा वो आपका रिटन बेस पे होगा। तो रिटन बेस पे जो है लिखने वाले बेस पे होगा। लिखने वाले बेस में आपको शॉर्ट और लॉन्ग का होगा और डिफाइन लिखने के लिए आएगा। तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर 14 को आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 14 तो हमारा जो चैप्टर है वो कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट था, है ना, कि हम लोग कैसे अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। कहता है कि ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर जो देखेंगे उसमें हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे ना, एनवायरमेंट्स में। कंजर्विंग आवर एनवायरमेंट, चैप्टर 14, क्लास 5 स्टूडेंट्स, क्लास 5 चैप्टर 14, कंजर्विंग आवर एनवायरमेंट। पर्यावरण, हमारे पर्यावरण को बचाना। हमारे पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल है या मैनमेड है, लिविंग है नॉन लिविंग है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सभी मनुष्य जो है वो पानी, मिट्टी, पहाड़, पर्वत, जो भी चीज़ें हमारे आँख से जो दिख रहे हैं, कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो सारे पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन उसको क्लासिफाई किया गया है, चाहे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जीवित है या निर्जीव है, जीवित है या निर्जीव है, या प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। प्राकृतिक वस्तुएं हो सकती हैं जो हमें भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड हुआ, या मानव निर्मित है। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण है, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के अंग है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। या शॉर्ट रूप से देखें, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर एग्जिस्ट इन आवर अर्थ, in our surrounding areas are makes up environment। पर्यावरण का निर्माण कैसे हो सकता है? हमारे आसपास के चारों तरफ जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो नेचुरल है या मैनमेड ऑर्गेनिज्म है, उसी से पर्यावरण का निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो हम लोग यहाँ पर अभी एयर पॉल्यूशन को देख चुके हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। देखिए जल प्रदूषण को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या बोल रहा है जल प्रदूषण में। कहता है कि वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन अनट्रीटेड सीवेज, chemical waste from factories and fertilizer laden runoff from farms
आर अलाउड टू फ्लो इनटू आवर रिवर्स एंड लेक्स एंड सीज। कहता है कि वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण के फैलने का कारण क्या है। जल प्रदूषण के फैलने का कारण सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं हो सकता है, मैं फैक्ट्री को ही दोष नहीं दूंगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस फैक्ट्री से ही होते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो नालियां हैं, गंदे जो पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, या जो केमिकल वेस्ट होते हैं, जो रासायनिक वेस्टेज होते हैं, वो नालियों से निकल करके सीधा नदियों की ओर अग्रसर करते हैं। चाहे वो नदियों में जाते हैं या झीलों में जाते हैं या फिर वो समुद्र में चले जाते हैं। तो वो जब पानी जब समुद्र में जाता है या नदियों में जाता है तो वो नदियों के पानी को पूरी तरह से गंदा करने में सक्षम हो जाता है, जिसका पानी अगर हम लोग उसको डोमेस्टिक पर्पस में यूज करें तो पीने के लिए नहीं कर सकते हैं और कोई भी पर्पस के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर, आज किसान या कोई भी फार्म में ज़्यादातर फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, खाद का उपयोग किया जा रहा है। वह खाद जिस प्रकार पानी में मिल रहा है तो पानी को पूरी तरह से पॉल्यूट कर दे रहा है, प्रदूषित कर दे रहा है। हम सभी मनुष्य भी कई कूड़े कचड़े हैं वो नदियों में फेंक देते हैं, वैसे चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल विच आर नेवर मिक्स्ड विथ सॉइल, विच आर नेवर डिकम्पोज, वैसे वेस्टेज जो कभी भी मिट्टी के साथ या कभी गलते ही नहीं है, तो जब हम उसको पानी में फेंक देंगे तो पानी में तो वो हमेशा रहेगा और धीरे धीरे वो पानी को गंदा करते जाएगा और वहाँ पानी में रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं वो उससे उनको खा के मरने लगेंगे। कहता है कि ये है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का कारण है। आगे चले तो लैंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लैंड यानी मृदा प्रदूषण, लैंड यानी भूमि प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन है ना। लैंड पॉल्यूशन को हम लोग क्या सकते हैं, भूमि प्रदूषण। हम लोग लैंड को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। हाउ कुड वी हैव टू पोल्यूटेड द लैंड, जैसे हवा को प्रदूषित करने में तो हम लोग को मालूम चल गया, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 गैस बाय बर्निंग एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ को, व्हीकल से निकलने वाला जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन है। लेकिन लैंड पॉल्यूशन कैसे है, लैंड पॉल्यूशन को कैसे समझेंगे। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। आज बहुत सारे किसान जो है अपने फसलों को नुकसान न पहुंचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े को मारता है वो दवा का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने खेत को हरा भरा देखने के लिए वो फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि अच्छी खेती हो रही है। तो एक तरफ तो हमारा एडवांटेज है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। अगर आप अपने खेत में लगातार खाद का उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी भूमि बंजर हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, और आप खाद डालते रह जाओगे, उससे मिट्टी का कोई उपजाऊ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो फर्टिलाइजर बहुत तेज़ी से ले रही है और इससे उसका जो एनर्जी लेवल है या मिनरल्स रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे वीकेंड होने जा रहा है, वीकेंड होते जा रहा है और फिर वो धीरे बैरन हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से बंजर भूमि होते जाएगी और जिस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग करते जाएंगे तो वो फिर लैंड पॉल्यूट होगा। तो पॉल्यूशन कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेज लाइक अस्थमा, गैस्ट्रोइंटेरिटिस, एक्जिमा, ये सारे जो है पॉल्यूशन के कारण है। अगर पॉल्यूटेड रहे इन्वायरमेंट्स रहेगा तो ये सब भी बीमारियां हम लोगों को हो सकती हैं। अस्थमा हो जाएगी, एक्जिमा हो जाएगी, गैस से रिलेटेड बीमारी रहेगी, गंदा पानी पीने के बाद यही सब कारण हो जाएगा, यही सब कंडीशन हमारे साथ होते रहेंगे। आगे चलते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में, समय न लेते हुए डिफॉरेस्टेशन को पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है अनवीकरणीय डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों को काटना,
यही है एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। हम लोग कई बार डिफॉरेस्टेशन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन स्टेशन, देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, एक बार में फॉरेस्ट को पूरी तरह से रिमूव कर देना। बाय द पर्पस ऑफ द लैंड, यूटिलाइजेशन ऑफ द पर्पस ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग करने के लिए पेड़ों की अनियमित कटाई करना, या कह सकते हैं रेकलेसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द ह्यूमन settlements and for the needs to require the land for the here the different purposes like agriculture, like factory setup, like building the houses, and like gardening, etc etc। डिफॉरेस्टेशन एक नेगेटिव वर्ड है, चूंकि इससे सिर्फ न ही सिर्फ पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, बल्कि जंगलों में रहने वाले जो जंगली जीव हैं उनके भी जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन एंड विच आर द होम ऑफ द लिविंग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो है वो जंगली जीवों के घर हैं, और जब अगर हम इसको काट रहे हैं, रेकलेसली कटिंग डाउन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घरों को हम लोग छीन रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक सर्वे किया गया यूनाइटेड नेशन यूएसए में। फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड इज लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी मिनट। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू एनवायरनमेंट टुडे। कहता है कि हर एक मिनट पे यूनाइटेड नेशन में देखा गया कि 27 फुटबॉल फील्ड जो है एक फॉरेस्ट एरिया के बराबर हर मिनट वहां पर पेड़ों को काटा जाता है, एवरी मिनट। यानी कि वहां पर एवरी मिनट में 27 फुटबॉल फील्ड्स बनाया जाता है, और उसमें कई फॉरेस्ट एरियाज को काट करके वो फुटबॉल फील्ड में चेंज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं ये थ्रेट, कहीं ना कहीं ये बर्बाद करने की साजिश है। किस तरह से, जिस तरह से हमारा जो पर्यावरण है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, इतने सारे पेड़ों को काटे जाएंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो तो निरंतर कम ही होती चली जाएगी ना। और कम होती चली जाएगी तो फिर क्या होगा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ेंगे और हम ही लोग फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना प्रारंभ कर देंगे, है ना। तो इससे देखिए क्या है, ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस प्रकार हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, अफ्रीका में जो है इलीगली जो है पेड़ों को काटा जाता है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक सैटेलाइट में देखा गया कि लार्ज स्केल में जिस प्रकार एक साल पहले इतना ज़्यादा ग्रीनरी इन्वायरमेंट था, अगर हम सैटेलाइट से देखे थे तो बहुत ज़्यादा ग्रीन लैंड एरिया दिखता था, लेकिन अब सब ग्रीन ब्राउन में चेंज हो गया, यानी भूमि दिखने लगी, सब में पेड़ों कटते जा रहे हैं। तो ये एक जीता जाता उदाहरण है। सैटेलाइट से जो ली गई तस्वीरें हैं वो एक जीता जाता जागता जो है वो तस्वीर जो है वो एक उदाहरण है, एक प्रूफ है कि आप किस प्रकार जो है वो पेड़ों को डिफॉरेस्टेट कर रहे हैं, काट रहे हैं, और आप जो है अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड हेल्दी नहीं रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके लिए नुकसान करेगा, थ्रेट करेगा, और हमारे पृथ्वी को बर्बाद भी कर देगा। जिस प्रकार ट्रीज जो है, पेड़ जो है, वो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेने का काम करता है और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, जिससे हम जीवित रहते हैं।
जिससे ये पूरे पर्यावरण, पूरे वातावरण में, जो एटमॉस्फेयर में जो है वो एक बैलेंस चलता है। जिस प्रकार हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, और ठीक उल्टा पेड़ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। लेकिन जिस प्रकार अगर आप पेड़ पौधों को रेकलेसली काटते जा रहे हैं, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो हमारे आसपास में जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो रिप्लेनाइज कहाँ से होंगे? कौन लेगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को इसको? और इसका उल्टा प्रभाव यही होगा कि हम लोग ही उसे लेंगे नहीं, और जिससे हमें कई तरह की बीमारी होने लगेगी और हम मरने लगेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई बढ़ने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इज द डेंजरस फॉर आवर अर्थ ऑफ आवर बॉडी। इसलिए तो हम लोग उसको एक्सहेल करते हैं, इसलिए तो हम लोग अपने बॉडी से उसको निकालते हैं। तो इसलिए पेड़ को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेड़ हमारी मिट्टी को बाइंड अप रखता है, जिससे कितनी भी ज़्यादा बारिश हो या बाढ़ हो तो मिट्टी को वो पकड़े रखता है, जिससे कि बाढ़ नहीं होती है, ज़्यादा पानी ऊपर नहीं चढ़ता है। ट्रीज हेल्प टू ब्रिंग रेन, पेड़ों के चलते बारिश होती है। व्हेन ट्रीज आर कट द लैंड बिकम ड्राइयर, और अगर पेड़ को काट दिया जाए तो वहाँ की भूमि पूरी तरह से सूखी हो जाएगी और बैरेन खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ कि मिट्टी को ये बाइंड करके रखता है, जिसके जड़ जो होते हैं वो मिट्टी को बाइंड रखती है, और इसीलिए तो वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है। लेकिन लोग इसका दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, इसको कटिंग कर रहे हैं और इसका अलग उपयोग कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन में अगले क्लास में हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े आज। तो पॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ लिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन तो पहले ही पढ़ा चुके थे। और अभी हम लोग पढ़े थे डिफॉरेस्टेशन, जिसमें कि 22 या 27 फुटबॉल फील्ड, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, 27 या 22 फुटबॉल फील्ड को एक बार में रेकलेसली कट किया जाता है। समझ जाइए कितना डिस्ट्रॉयबल है ये, कितना खतरनाक है, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन के कारण है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो एक 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 मेंटली अवेयरनेस होने की चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जब अवेयर नहीं रहेंगे, अपने पर्यावरण के खिलाफ के साथ नहीं खड़े रहेंगे। पता है एक चिपको मूवमेंट चला था हमारे उत्तराखंड में, हमको याद है, एक हम चैप्टर पढ़ा रहे थे 7 या 8 में, इसी तरह से एक चैप्टर था, उसमें चिपको मूवमेंट चला था, जिसमें क्या था ना कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उत्तराखंड के एक पर्यावरण के एक लीडर थे, जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उनके ही आसपास में। तो उन लोगों ने एक चिपको मूवमेंट चलाया, जिसमें सारे लोग अपने पेड़, एक एक पेड़ को पकड़ के चिपक गए, पेड़ को काटा जा रहा था इसलिए। और उसके बाद वहाँ से डिफॉरेस्टेशन को के अगेंस्ट में लोग खड़े होने लगे, और फिर सरकार भी उसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी रुचि दिखाई। और डिफॉरेस्टेशन जहाँ होता था, जहाँ पर इलीगली पेड़ों को काटा जा रहा था, विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी, आप किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते हैं। किसी भी जंगल में जा कर के आप किसी तरह का पेड़ को कट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये कानूनी अपराध हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिफॉरेस्टेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और समझेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसमें और भी डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।